चंद्रिका एक बहुत ही खूबसूरत नागिन थी। चंद्रिका नागलोक की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नागिन थी। नागलोक की नागरानी का खिताब उसे मिलना ही था। इसीलिए चंद्रिका नागलोक के गुरुजी के पास जाती है। चंद्रिका, तुम्हारे नाम नागरानी का खिताब नहीं लिखा है। क्या आप ये कैसी बातें कर रहे हैं गुरुजी? मैं नागलोक की नागरानी की पुत्री हूँ और नागलोक को संभालने के लिए भी उत्तम हूँ। तो इस नागलोक की नागरानी मुझे ही बनना चाहिए ना? तो आप मना क्यों कर रहे हैं? ये मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तुम्हारी किस्मत का लिखा है। तुम्हें इंसान योनि में जन्म लिए मनुष्य से विवाह करना पड़ेगा और उसके बाद ही उस मनुष्य के हाथ से नागमणि की शक्तियाँ जागरूक होंगी। लेकिन मैं उस मनुष्य को ढूंढूंगी कहाँ? उस मनुष्य के हाथ में जलने का निशान होगा और तुम्हें यह भी ध्यान रखना है कि किसी भी मनुष्य को यह ना पता चले कि तुम एक इंसान नहीं बल्कि नागिन हो। गुरुजी की बात सुनकर चंद्रिका अब धरती लोक पर चली जाती है। काफी तलाश करने के बाद भी चंद्रिका को वो लड़का नहीं मिलता। अगर इस प्रकार मैं उस मनुष्य को ढूंढती रही तो वो मुझे नहीं मिलेगा। मुझे अब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा ताकि मैं जल्दी ही उसका पता लगा सकूं। धरती लोक इतना बड़ा है, आसानी से अनदेखा मनुष्य ढूंढना बहुत ही कठिन है। चंद्रिका अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और उस मनुष्य जिसका नाम राहुल होता है उसका पता लगा लेती है। चंद्रिका राहुल से मिलने के बहाने उसके घर के बाहर गिरने का नाटक करती है। जब राहुल चंद्रिका को देखता है तो उसमें ही खो जाता है। आप जरा मेरी मदद कर दीजिए, मैं गिर गई, पता नहीं कैसे, पर पैर में मेरी थोड़ी सी चोट आई है। आप मेरी मदद कीजिए। जी बिल्कुल, ये सामने वाला घर मेरा ही है, आप मेरे घर चलिए। राहुल चंद्रिका को अपने घर लेकर जाता है, जहाँ राहुल के साथ उसकी माँ कंचन भी रहती है। राहुल को पहली नजर में चंद्रिका पसंद आ गई होती है। वो दरअसल मैं इस शहर में नहीं हूँ, मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता है और ना ही मेरे पास रहने को कोई घर है। आप मुझे किराए पर घर दिलवा सकते हैं? अरे किराए पर क्यों, आप इस घर में रहिए ना। वैसे भी अकेली लड़की को आसानी से घर नहीं मिलता, इसलिए आपके लिए यही सही रहेगा कि आप यहीं रहें। राहुल अपनी माँ से बिना पूछे ही चंद्रिका को घर में रहने के लिए बोल देता है। कुछ ही दिनों में चंद्रिका सबके दिलों को जीत लेती है और ये देखकर कंचन अपने बेटे से बोलती है, बेटा मुझे तो चंद्रिका बहुत अच्छी लगती है तेरे लिए। जिस तरह वो कुछ दिनों से हमारे घर को संभाल रही है, हमारा ध्यान रख रही है। अगर तुझे भी ठीक लग रहा है तो मैं तुम दोनों की शादी करवाना चाहती हूँ। माँ, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। मुझे भी चंद्रिका बहुत पसंद है और मैं भी इस बारे में आपसे बात करने ही वाला था। कंचन तुरंत शादी के बारे में चंद्रिका से बात करती है और चंद्रिका शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ ही दिनों में चंद्रिका और राहुल की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब वो दोनों अपने कमरे में थे तो चंद्रिका राहुल से बोलती है, तुम्हारे हाथ पर ये जलने का निशान कैसे है? तुम कभी जले थे क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो कभी भी बचपन में या आज तक जला ही नहीं। यहाँ तक कि मुझे आग से बहुत ज्यादा डर भी लगता है। माँ कहती है कि ये निशान मेरे जन्म के साथी हैं। चंद्रिका कई दिनों तक शादी के बाद भी वहीं रहती है। चंद्रिका राहुल और अपनी सास वो अब पसंद भी करने लगती है। वो उनके साथ बहुत ही प्यार से रह रही थी। कुछ दिनों के बाद चंद्रिका के हाथ में चोट लग जाती है और खून आने लगता है। अरे बहू, देख ये क्या किया तूने? तू क्यों नहीं चलती है डॉक्टर के पास? तुझे हाथ में चोट कैसे लग गई? खून भी आ रहा है। तुझे कोई चिंता ही नहीं है। रुक, मैं अभी दवा लगा देती हूँ। कंचन तुरंत दवाई लेने कमरे में चली जाती है और जैसे ही दवाई लेकर आती है तो देखती है कि चंद्रिका को कहीं भी चोट नहीं लगी थी और ना ही कोई खून आ रहा था। बहू, अभी तो तुझे यहाँ पर चोट लगी थी, खून भी आ रहा था और अब चोट ही गायब हो गई। नहीं नहीं माँ जी, मुझे तो कोई चोट नहीं लगी, शायद आपको गलतफहमी हुई होगी। कंचन को काफी हैरानी होती है लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाती। दिन निकल रहे थे। एक दिन चंद्रिका जब अपने कमरे में अकेली होती है तो वहाँ गुरुजी आते हैं। गुरुजी, आप यहाँ? तुम क्या भूल गई कि तुम किस कारण के लिए धरती लोक पर आई थी? मैं तुम्हें वही याद दिलाने आया हूँ। तुम्हें नागरानी बनना है कि नहीं? हाँ,
लेकिन यहाँ मैं कैसे सबको बोलूं कि मैं एक नागिन हूँ? तुम एक नागिन हो और तुम यहाँ किस कार्य के लिए आई थी? यहाँ के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। इस अमावस्या की रात को तुम्हें नागमणि को अपने पति के हाथों से स्पर्श करवा के अपने माथे पर लगाना है। गुरुजी इतना बोलकर चले जाते हैं और उनकी सारी बातें कंचन सुन लेती है। इसका मतलब मेरी बहू एक नागिन है। कंचन को जब से अपनी बहू की सच्चाई का पता चलता है, कंचन तभी से अपनी बहू से डरने लग जाती है। कुछ दिनों के बाद चंद्रिका अपनी सास के लिए खाना लेकर जाती है। माँ जी, लीजिए खाना खा लीजिए, आपने कुछ नहीं खाया है सुबह से। खाना नहीं बहू, मुझे भूख नहीं है। अरे माँ जी, आपको हुआ क्या है? आप कुछ अलग अलग बर्ताव क्यों कर रही हैं? कोई बात है तो मुझे बताओ ना। नहीं बहू, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं टहलने जा रही हूँ। कंचन अपनी बहू के साथ रुक ही नहीं रही थी। अपनी बहू के आते ही वो चली जा रही थी। कुछ दिनों के बाद अमावस की रात आती है। आज मुझे राहुल से नागमणि पर स्पर्श करवाना होगा और इस घर से विदा लेनी होगी। चंद्रिका नागमणि लेकर राहुल के पास जाती है और बोलती है, सुनो ना, आप इस चमकती चीज को अपने हाथों से मेरे माथे पर लगाओ ना। अरे ये क्या है? मैंने तो पहले कभी नहीं देखी। जितना बोला है उतना करो ना। मैं चाहती हूँ कि आप अपने हाथों से इस चमकती चीज को मेरे माथे पर लगाओ। मेरे लिए इतना नहीं कर सकते क्या? चंद्रिका के कहने पर राहुल नागमणि को चंद्रिका के माथे पर लगाता है और कुछ देर के बाद राहुल जमीन पर गिर जाता है। कंचन तुरंत वहाँ आती है। नागिन, तू खा गई मेरे बेटे को। अरे मेरा बेटा तुझसे इतना प्यार करता था और तूने ये सिला दिया उसके प्यार का। मेरे बेटे को पहले जैसा कर, वरना मुझे भी मार दे। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे खुद नहीं पता कि ये कैसे हुआ। मुझे पता है कि तू नागिन है और तूने जानबूझकर ये किया है। अब मेरे बेटे को वापस पहले की तरह कर दे, वरना मुझे भी मार दे। चंद्रिका भी घबरा जाती है और रोने लगती है। तभी वहाँ गुरुजी आते हैं। चलो चंद्रिका, तुम्हारा काम हो गया है। नहीं, मेरा कोई काम नहीं हुआ। मेरे पति की ये हालत कैसे हुई गुरुजी? इन्हें ठीक कर दो। तुम एक नागिन हो और अपने पति को ठीक करने के लिए तुम्हें नागिन रूप त्यागना होगा। चंद्रिका बिना सोचे समझे अपने नागिन रूप को त्याग देती है और इंसानी रूप ले लेती है और राहुल को भी होश आ जाता है। चंद्रिका, राहुल तुम्हारे पिछले जन्म का ही प्यार है, जिसे जलाकर मार दिया गया था, और ये सब तुम्हें तुम्हारे प्यार के पास वापस ले आया है। इसी के साथ अंत में चंद्रिका की सच्चाई सबके सामने आती है और वो अपने प्यार की खातिर साधारण रूप की जिंदगी उम्र भर के लिए स्वीकार कर लेती है। अमृता अपने पति पंकज, सास कुंती और ससुर रमाकांत के साथ रहा करती थी। पंकज और अमृता की शादी को अब पूरे 3 साल हो चुके थे, जिस कारण कुंती और रमाकांत बच्चे की बात को लेकर उनके पीछे पड़े हुए थे। अरे अब तो लगता है कि हमारे स्वर्गवासी होने के बाद ही इस घर में किलकारियां गूंजेगी। और नहीं तो क्या कुंती, अमृता बहू और पंकज तो हमें खुशखबरी देने से रहे। अरे पड़ोस की बिमला को तो जुड़वा पोते हुए हैं और वो बीना, उसे भी पोती हुई है और 2 महीनों पहले ही। यहाँ 3 साल होने को आए हैं और तुम दोनों अभी तक बच्चे की प्लानिंग ही कर रहे हो। ऐसी बात नहीं है माँ और पापा, हम दोनों बच्चे के बारे में बहुत जल्द प्लान करेंगे और आपको जल्द ही दादा और दादी बनने का अवसर भी मिलेगा। बस बातें बनाते रहो बेटा, उन पर अमल मत करो। कुंती और रमाकांत की बातों को सुनकर ये साफ समझ आ रहा था कि वो दोनों दादा दादी बनने के लिए कितने बेसब्र हुए जा रहे थे। लेकिन अमृता की अब तक गर्भवती न होने के पीछे की एक बहुत बड़ी वजह थी, एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ था। रात में जब वो दोनों आपस में बात करते हैं, तब पंकज, माँ जी और पापा जी को तो सच पता ही नहीं है कि मैं कभी माँ बन ही नहीं सकती। मैं एक बांझ औरत हूँ। 3 साल पहले भी हमने यही सच उनसे छुपाया था और आज तक छुपा कर रखा है, क्योंकि माँ और पापा दोनों तुम्हें तुम्हारे बांझ होने के सच के साथ कभी नहीं अपनाते। अब हम क्या करेंगे? 3 साल तो जैसे तैसे गुजर गए,
लेकिन कब तक इस सच को छुपा कर रखेंगे? अब हमारे पास बच्चा अडॉप्ट करने और सरोगेसी के अलावा और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। लेकिन पंकज, माँ जी और पापा जी इन दोनों में भी सहमत नहीं होंगे। वो ना तो किसी किराए की कोख को अपनाएंगे और ना ही किसी गोद लिए बच्चे को अपनाएंगे। लेकिन हमें उन्हें पोता या पोती का सुख तो देना ही होगा। हम उनसे उनका वो हक, उनकी वो खुशी नहीं छीन सकते हैं। तो फिर हमें नाटक करना होगा। नाटक? कैसा नाटक अमृता? हम सरोगेसी का ऑप्शन चुनेंगे, लेकिन ये सब माँ जी और पापा जी को नहीं पता चलेगा, क्योंकि मैं झूठ मूठ की गर्भवती होने का नाटक करूँगी। लेकिन क्या तुम्हें खुद पर पूरा भरोसा है कि तुम 9 महीनों तक नाटक करने के लिए तैयार हो? कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? नहीं पंकज, मैं हर एक बात का ध्यान रखूंगी। 3 सालों तक एक राज छुपाया है, अब 9 महीनों तक मैं झूठी प्रेग्नेंट बहू बनूंगी। माँ जी और पापा जी को हम सीधी सीधी सच बताने गए तो वो बहुत गुस्सा होंगे, इसीलिए हमें यही करना होगा। ठीक है अमृता, मैं तुम्हारा इस सब में पूरा साथ दूंगा। अमृता और पंकज सरोगेसी का ऑप्शन चूज करते हैं और वो दोनों अपने बच्चे के लिए एक सरोगेट मदर को चुनते हैं और उस औरत की कोख में वो दोनों अपना बच्चा रखते हैं। और घर पर अमृता कुंती और रमाकांत को बताती है कि वो गर्भवती है। क्या बहू, तूने मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है मुझे। मैं बहुत खुश हूँ। आज तो ढोल नगाड़े बजने चाहिए भाई। कुंती, हम दोनों दादा दादी बनने वाले हैं। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? कुंती और रमाकांत इस बात से बेखबर होते हैं कि अमृता प्रेगनेंसी का झूठा नाटक कर रही है। 3-4 महीने बाद अमृता अपने पेट में तकिया लगाने लगती है ताकि सबको उसका गर्भवती पेट दिख सके। ये ले बहू, तेरे लिए ये गोंद के लड्डू मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। थैंक यू सो मच मम्मी जी। बहू, मुझे एक बात समझ नहीं आई। तुम्हें गर्भवती हुए अब लगभग 4 महीने होने को आए हैं और तुमने अब तक किसी भी चटपटे या अतरंगी खाद्य पदार्थ को खाने की इच्छा नहीं जताई। वो होती है ना, इच्छा होती है मेरी। उस रात मुझे 1 बजे रसमलाई खाने का मन किया था, तभी पंकज जी ने मेरे लिए रात के 1 बजे रसमलाई मंगाई थी। अच्छा, तो फिर ठीक है। एक दिन जब कुंती और रमाकांत अचानक से किसी रिश्तेदार की मृत्यु होने पर गांव चले जाते हैं, तभी अमृता अपने पेट में से तकिया बाहर निकाल लेती है और बिना तकिए को लगाए घर में बेफिक्र होकर घूमने लगती है। इतने दिनों से झूठी प्रेग्नेंट बहू होने का नाटक करते हुए मैं थक गई थी। अब माँ जी और पापा जी घर पर नहीं है तो बहुत आराम महसूस हो रहा है। हाँ अमृता। अमृता और पंकज घर में आराम से टीवी देख रहे होते हैं कि तभी अचानक से घर की घंटी बजती है। आया। जल्दी दरवाजा खोलो पंकज बेटा, हम गांव से वापस लौट आए हैं। क्या? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अमृता वक्त रहते ही जल्दी से अपने पेट में तकिया लगा लेती है और फिर पंकज दरवाजा खोलता है। माँ जी, आप, पापा जी, आप लोग तो कल आने वाले थे ना, तो आज कैसे आ गए? वो बहू, हमें आज की ही गाड़ी मिल गई, इसलिए हमने सोचा वैसे भी अब वहाँ सारी चीजें हो चुकी हैं, इसलिए आज ही निकल आए। अच्छा, तो ये बात है। बहू, तू ठीक तो है ना? तुझे हमारे जाने के बाद कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? ये देख, गांव से मैं तेरे लिए अच्छी अच्छी चीजें लेकर आई हूँ खाने पीने के लिए। अरे वाह, थैंक यू सो मच माँ जी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हो। सच में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे आप जैसी सास मिली है, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुझ जैसी बहू मिली है जो अब मुझे मेरा होने वाला पोता या पोती देगी। मैं बस उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब ये तेरी कोख में पल रहा हमारा छोटा सा मेहमान इस दुनिया में आ जाएगा और मैं उसे प्यार दुलार दूंगी। हाँ बहू, बात तो सच कही कुंती ने। हे भगवान, माँ जी या पापा जी ये गैस ना कर ले कि मेरे पेट अब इतना छोटा क्यों लग रहा है। मेरे तकिया मेरे पेट को मोटा दिखा रहा है, लेकिन इस वाले तकिए में ये छोटा लग रहा है। प्लीज बचा लो भगवान जी, बचा लो। अरे अमृता बहू, तेरा ये पेट थोड़ा छोटा छोटा नहीं लग रहा? अरे कैसी बात कर रही हो कुंती तुम भी।
बहू का पेट तो वैसा का वैसा ही लग रहा है। तुम गांव से लौट रही हो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ, शायद आप सही कह रहे हो। उस दिन अमृता बाल बाल बच जाती है। अब दिन गुजरते जाते हैं और हर एक दिन अमृता और पंकज के लिए और कठिन साबित होता जा रहा था, क्योंकि हर रोज दिन रात नाटक करके अब वो बहुत ज्यादा मुश्किलों से घिर चुके थे। अमृता और पंकज अपने बच्चे की सरोगेट मदर से मिलने अक्सर जाया करते थे और वो उसके खाने पीने की सारी सुख सुविधाएं भी देती थी, ताकि उनके होने वाले बच्चे पर कोई आंच न आए। एक दिन जब कुंती के गोंद के लड्डू पंकज उस सरोगेट मदर को देने जा रहा होता है, तभी कुंती उसे पकड़ लेती है। अरे पंकज बेटा, ये गोंद के लड्डू तू कहाँ ले जा रहा है? वो माँ, मैं वो ये लड्डू तो मैंने अमृता बहू के लिए बनाए हैं ना, तो उसे खाने चाहिए। दरअसल माँ, वो अमृता की एक सहेली है, टीना हमारे कॉलेज में ही हमारे साथ पढ़ती थी। वो भी प्रेग्नेंट है, लेकिन उसकी सास उसके साथ नहीं रहती, इसलिए अमृता ने कहा कि ये आधे गोंद के लड्डू मैं उसे दे आऊं। अच्छा, ऐसी बात है क्या? अगर ऐसा ही है तो मैं टीना के लिए नए लड्डू बना देती हूँ। अब ये ले जा तू, लेकिन कल से जो मैं अमृता बहू के लिए बनाऊंगी वो टीना को भी दे आना, ठीक है? ठीक है माँ, आप सच में बहुत अच्छी हो। लेकिन एक दिन जब अमृता सो रही होती है, तभी नींद में करवट लेने के बाद उसके पेट पर लगाया हुआ तकिया नीचे गिर जाता है और ये कुंती और रमाकांत देख लेते हैं। अपनी बहू का पेट गर्भवती ना देखकर कुंती और रमाकांत के होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, इसका मतलब ये लड़की इतने महीनों से प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही है, और वो भी ये तकिया लगाकर। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बहू। माँ जी, पापा जी, माफ कर दीजिए, लेकिन मेरी पूरी बात सुनिए। मेरे इस नाटक को करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। अमृता और पंकज आखिरकार ना चाहते हुए भी कुंती और रमाकांत को सारा सच बता देते हैं कि आखिर उन्होंने ये नाटक क्यों किया। क्या बहू, तू बांझ है और इसीलिए किराए की कोख में तुम दोनों का अंश पल रहा है। मैं जानती हूँ माँ जी, पापा जी, ये सब आप दोनों से सहा नहीं जाएगा, लेकिन हम कर भी क्या सकते थे। हम दोनों के लिए आप दोनों की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है, और आप दोनों को दुखी करके हमें और दुखी नहीं होना था। हाँ, हम जानते हैं कि हमने आप दोनों से इतने बड़े सच को छुपाकर बहुत गलत किया है, लेकिन हमारी भी उसके पीछे मजबूरी रही। माँ जी, क्या हुआ अगर पंकज और मेरा बच्चा किसी और की कोख में पल रहा है तो वो हम दोनों का ही अंश ना। पंकज और अमृता की समझदारी से भरी बातें सुनकर रमाकांत और कुंती को भी समझ आ जाता है। तुम दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हो बच्चों। हम दोनों की खुशी के लिए तुम दोनों ने इतने पापड़ पेले, चाहे बच्चा बहू की कोख में हो या किसी और के, वो तो तुम्हारा ही खून होगा। हमें तुम्हारे इस फैसले से कोई ऐतराज नहीं है। और अब तुझे ये नाटक करने की भी कोई जरूरत नहीं है बहू। थैंक यू माँ जी। और इस तरह अंत में कुंती और रमाकांत के सामने सच आने पर वो सब कुछ समझ लेते हैं और अमृता और पंकज का साथ देते हैं। 9 महीने पूरे होने पर अमृता और पंकज को एक प्यारी सी बेटी होती है और फिर पूरा परिवार खुशी के साथ रहने लगता है।